वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2025 और 19 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और काहिरा में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे यूआरओ है तो आरएएस का एग्ज़ाम है, सभी के लिए डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा इसरो के चेयरमैन वी नारायण के अनुसार किस मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी जिसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रयान 4। राजस्थान सरकार ने राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया, वी श्रीनिवास को। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया जाएगा, 20 से 28 नवंबर को गोवा के अंदर। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहां शुरू किया, दुहाई गाजियाबाद में। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया, किस क्षेत्र में मिलता है, उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से। दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर विम वैन डेर वीवर को 2025 का वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किस तस्वीर के लिए दिया गया, घोस्ट टाउन विजिटर के लिए। नवंबर 2025 में जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर के लिए पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन हेतु विनिमय पत्र का आदान प्रदान किन देशों के बीच में हुआ, भारत और नेपाल के बीच। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाएगी, मानवता के विरुद्ध अपराध। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स 2026 के नाम से, ऑल इन वन। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ आपको उपलब्ध रहता है। तो साथ में आपको अब कोई भी साथी ले रहा है तो 2025 का तो उपलब्ध रहेगा ही, साथ में 2026 का भी करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 19 नवंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान किसे मिला है। अब यहाँ से पर्सन फिक्स है कि एग्जाम के अंदर आना है। तो कल तो आपने नानक क्लासेस पर आपने पढ़ लिया होगी कि राजस्थान के अंदर भी अलग अलग मिला है। ये जो पुरस्कार है गोपाल रत्न पुरस्कार, ये 3 श्रेणियों के अंदर मिलता है। कितनी श्रेणियों में, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है भी 3 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो अपने बात कर लेते हैं देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान किसको मिला। तो ये एक संस्था है मीननगडी क्षीरोत्पादक सहकारणा संगम। ये केरल के अंदर एक संस्था है। कहाँ पे है, केरल के अंदर एक संस्था है जिसको क्या है, देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान मिला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 26 नवंबर को अपने जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा उसी के अवसर पर इनको ये पुरस्कार मिलेगा। देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2025 के अवसर पर ये प्रदान किए जाएंगे। घोषणा मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2025 की घोषणा कर दी, यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी। अब देखो 3 श्रेणियों के अंदर पहली श्रेणी है देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको उत्तर इसका 2 नंबर होगा। ठीक है, उत्तर इसका 2 नंबर होगा। ये आगे वाली जो संस्था है उसको मिला है, तो इसका उत्तर होगा सी अरविंद यशवंत पाटिल। ठीक है, सी श्री अरविंद यशवंत पाटिल इसका उत्तर कर लेना। ठीक है, ये अलग उसकी एक संस्था है, उसके अंदर आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कर लेना 2 नंबर। अब इसमें देखो देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान क्षेत्र के अंदर ये देखो फर्स्ट स्थान मिला है श्री अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं। और दूसरा स्थान मिला है डॉक्टर कंकनाला कृष्णा रेड्डी, ये हैदराबाद तेलंगाना के हैं।
इन दोनों को इस श्रेणी के अंदर ये प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है। दोनों पढ़ लेना, फर्स्ट भी पढ़ लेना और सेकंड वाला भी पढ़ लेना। हो सकता है आरपीएससी सेकंड वाला भी आपसे पूछ सकती है। इसके अलावा 2 नंबर पे है अपना दूसरी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, इसके अंदर इसको मिला है। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर मीननगढ़ी क्षीरोत्पादक सहकारणा संगम लिमिटेड है वायनाड केरल की, जिसको ये प्रथम पुरस्कार मिलेगा। दूसरा स्थान पुनन कपुटिति क्षीरोत्पादक सहकारणा संगम है पाल काकड़ केरल की। ये दोनों की दोनों केरल की संस्थाएं हैं जिनको क्या है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी संस्था के अंदर इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड का स्थान मिला है। और तीसरी श्रेणी आती है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में, इसके अंदर श्री दिलीप कुमार प्रधान को अनुगुल उड़ीसा से फर्स्ट पुरस्कार मिलेगा और श्री विकास कुमार को हनुमानगढ़ राजस्थान से है जिनको सेकंड पुरस्कार मिलेगा। तो ये 3 श्रेणियां हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत की जा चुकी है। अब मैंने तीनों श्रेणियों के अंदर 2-2 पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं। अब हो सकता है आरपीएससी आपसे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कौन सा भी एक पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि निश्चित तौर से पिछली बार भी एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आया था और यहाँ से आगे भी प्रश्न पुटअप हो सकता है। तेलंगाना सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर तेलंगाना सरकार के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया है। किसको? मोहम्मद लतीफ़ खान को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद लतीफ़ खान को। देखो तो इतना याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित व्यक्ति शिक्षाविद है मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला है। इनका योगदान शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में दीर्घकालिक योगदान रहा, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला। और आयोजन हुआ तेलंगाना उर्दू अकादमी हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहाँ पे शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया जा चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर पहली बार टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया जा चुका है? तो इनको मिला है 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स पुरस्कार के लिए। इसके लिए 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर दिया गया है। तो भाई ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो टॉम क्रूज को 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स में मानद ऑस्कर मिला है। निर्देशक एलेजांद्रो जी इनयारिटू ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। ये भी पूछा जा सकता है भी किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया? तो एलेजांद्रो जी इनयारिटू ने उनको ये पुरस्कार दिया। 16 नवंबर 2025 को स्थान रे डोल्बी बॉलरूम ओवेसन हॉलीवुड लॉस एंजल्स में, यानी कि अमेरिका के अंदर। और अन्य सम्मानित व्यक्ति डॉली पार्टन, डेबी एलन और व्यान थॉमस को भी इस वर्ष सम्मानित किया जा चुका है। तो भाई इस खास कर के ये याद रखना भी मानद ऑस्कर मिला है वो टॉम क्रूज को मिला है। ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ढाका कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश के अंदर है, जहाँ पे 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई और उसके अंदर भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? ये देखो आपके सामने तस्वीर में 10 में से जीते हैं भारत ने 6 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 तो स्वर्ण पदक जीते, 3 जीते हैं रजत पदक जीते हैं और 1 जीता है कांस्य पदक। तो टोटल कितने हो गए? 10 पदक जीते हैं। तो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई, 8 से लेकर 14 नवंबर 2025 तक चली। इसमें टोटल 10 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत श्रेणी में अंकिता भावगत महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक और धीरज बोमादेवर ने पुरुष रिकर्व के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो व्यक्तिगत स्वर्ण के अंदर इन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। टोटल भारत ने 6 जीते, 3 रजत, 1 कांस्य और टोटल भारत ने 10 पदक जीते हैं। इसके काहिरा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एक क्वेश्चन आज की क्लास में बड़ा गजब का है और अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। काहिरा कहाँ पे है? याद रखना, काहिरा मिस्र के अंदर है। कहाँ पे है? मिस्र में। और शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 13 पदक। उसके अंदर 10 पदक जीते, यहाँ पे 13। तो काहिरा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 भारत ने टोटल 13 पदक जीते, 3 गोल्ड,
6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। पदक तालिका में भारत की स्थिति, भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा और चीन है वो 21 पदक के साथ पहले स्थान पे और कोरिया 14 पदक के साथ दूसरे स्थान पे रहा है। अब यहाँ पे देखो भारत के 13 पदक हैं और कोरिया के कितने हैं, 14 पदक है। ठीक है, अब एक ही पदक है तो इसलिए भारत आ चुका है तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे है चीन और टोटल भारत ने 13 पदक जीते। एटीपी फाइनल्स में 2025 में खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखो आज की क्लास में 3 क्वेश्चन पुरस्कार के बन गए और 3 क्वेश्चन खेल खिलाड़ी के बन गए। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे एग्जाम के अंदर। तो एटीपी फाइनल्स में 2025 का खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं जेनिक सिनर। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर। ये देखो इन्होंने फाइनल के अंदर कार्लोस अल्कारेज को हराकर 2025 का एटीपी फाइनल से जीता है। इसको याद रखना बढ़िया तरीके से। अब देखो डिटेल, विजेता खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। हारने वाले खिलाड़ी उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया है। ठीक है, उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को फाइनल में हरा दिया। सिनर का यह लगातार दूसरा साल है जब उन्होंने एटीपी फाइनल से जीता है। तो सिनर का लगातार ये दूसरा साल है और उन्होंने लगातार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। 24 वर्षीय सिनर के करियर की ये 24वीं ट्रॉफी रही है। अब देखो 24 वर्षीय है और 24वीं अब की बार इन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू हो चुकी है? ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि 16वां वित्त आयोग आपने चल रहा है। तो 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो किस अवधि के लिए लागू रहेगी? 2026 से लेकर 2031 के बीच में। और इन्होंने देखो अपनी रिपोर्ट है वो अब सौंप दी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को, अगले 5 वर्षों के लिए सौंप दी है। 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को सौंप दी है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। देखो डिटेल इसके बारे में। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को अरविंद पनगड़िया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है ये रिपोर्ट। इस आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिले थे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे मौजूद रहे और वित्त मंत्री जी भी मौजूद रहे। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षीय अवधि के लिए वित्तीय योजना का आधार है बनेगी। यानी कि जो 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए रहेगी। और वित्त आयोग के बारे में तो आप जानते हो, अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, अनुच्छेद 280 के अंदर है वित्त आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस शहर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की है? कल परसों आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी। तो मोदी जी अभी हाल ही में सूरत गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो मेट्रो रेल वगैरह उसके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसकी समीक्षा की थी, उसका दौरा किया था, देखभाल की थी। तो मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के सूरत शहर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत के अंदर। तो मोदी जी ने गुजरात के सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अब ये कॉरिडोर बनेगा, जिसके बीच में मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। इसमें जो निर्माण रहेगा वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। तकनीक जापानी शिनकानसेन प्रणाली यानी कि E5 सीरीज रोलिंग स्टॉक के द्वारा, जापानी एक संस्था है उसके द्वारा निर्माण होगा। और अनुमानित लागत रहेगी लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत रहेगी। यानी कि जो तकनीक रहेगी ना वो जापानी शिनकानसेन प्रणाली है, उस तकनीक पर इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दुबई में किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पर एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया जाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, और तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये किस नाम से और किस नाम से है। तो बॉलीवुड स्टार है शाहरुख खान। कौन है? बॉलीवुड स्टार है शाहरुख खान। इन्हीं के नाम पे दुबई के अंदर, कहाँ पे? दुबई के अंदर एक प्रीमियम कम सीरियल्स टावर है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। तो ये लगभग जो टावर है ये टावर बनेगा और लगभग ये 2029 तक इसको शुरू होने की उम्मीद रहेगी।
ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है दुबई में बनाया जाने वाला टावर शाहरुखज बाय डैन्यूब कहलाएगा। अब देखो दुबई में जो बनाया जाने वाला जो टावर है वो शाहरुख बाय डैन्यूब कहलाएगा। यह टावर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर इसको बनाया जाएगा। कहाँ पे? दुबई के अंदर। टावर का प्रकार ये एक प्रीमियम कम सीरियल्स टावर रहेगा। यह टावर शेख जायद रोड दुबई के अंदर स्थित होगा और टावर 2029 तक चालू होने की उम्मीद रहेगी। अब ये चर्चा में है, इसलिए चर्चा में शाहरुख खान है क्योंकि दुबई के अंदर जो एक टावर बनेगा वो शाहरुख खान के नाम पे रखा जाएगा। भारतीय रेलवे ने किस नाम से नई एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है? भारतीय रेलवे है वो किस नाम से एक नई एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो किस नाम से? वो है दृष्टि के नाम से। ऑप्शन नंबर 1, किस नाम से? दृष्टि नाम से एक नई एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। क्योंकि आजकल आपको पता है डिजिटल जमाना है और एआई का सिस्टम सब कुछ चलने लगा है, तो सब कुछ एआई से तुरंत प्रभाव से काम होता है। तो नई प्रणाली का नाम, भारतीय रेलवे एक नई एआई आधारित लॉकिंग निगरानी प्रणाली स्थापित कर रहा है जिसका नाम है दृष्टि। क्या नाम है? दृष्टि। यह प्रणाली मालगाड़ी लॉकिंग की निगरानी के लिए विकसित की जा रही है। किसके लिए? मालगाड़ी के लिए। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित है, यानी कि आर्टिफिशियल एआई का जमाना है तो इस पर आधारित रहेगी। इस पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इसे विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉजीज इनोवेशन और डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। अब ये विकास केंद्र, इसमें समझौता आपसे पूछा जा सकता है भी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इसको विकास करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉजीज इनोवेशन और डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ में सहयोग किया है। तो इसके लिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दृष्टि। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है एप्रिलिया रेसिंग के मार्को बेजेजकी ने वोलेंसिया मोटोजीपी 2025 रेस में जीत हासिल कर ली है। मोटोजीपी 2025 में। और केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि केंद्र सरकार है उन्होंने क्या है 2025-26 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा। 14 और 15 नवंबर 2025 को ब्राजील के साओ पाउलो में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है। आज आपको ये वन लाइनर मिल गया, हो सकता है कल मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करवाऊंगा। ठीक है। तो 14 और 15 नवंबर को ब्राजील के साओ पाउलो में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है। तो ये थे वन लाइनर, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? वो बन चुका है पंजाब। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु। और इसका उद्घाटन किया किसने था? उसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और ये अपनी सीएटी की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 12वीं लेवल, अगर कोई भी साथी 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो सीएटी की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध रहेगा और 2025 का करंट आपको मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसमें करंट मिलता रहेगा। क्लासे आप यूट्यूब पे देखो और टेस्ट में आप यहाँ से ज्वाइन करो जिसमें आपका अभ्यास हो जाएगा। तो करंट आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। जरूर आप ज्वाइन करें। और स्कूल व्याख्याता की करंट की है ही, इसके अलावा एसआई, दिल्ली पुलिस और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर चल रहे हैं तो आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास 19 नवंबर 2025 की। आज थोड़े क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे इसलिए हो सकता है 1-2 मिनट क्लास अपनी लंबी हो चुकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।